तुम्हें अंदर जाना चाहिए हसन। तुम अंदर जाओगे तो ये नज़ारा मुकम्मल हो जाएगा। इस ब्यूटी को परफेक्शन मिल जाएगी। हीर ने जब बाहर आकर हसन को कॉरिडोर के ग्लास से हॉस्पिटल रूम के अंदर का नज़ारा देखते हुए पाया तो वो उसके बराबर खड़ी होकर बोली, ये नज़ारा पहले ही परफेक्ट है हीर। इसमें मेरी कोई जगह नहीं। ये सब लोग मेरे बिना भी खुश हैं। वो संजीदगी से बोला, जिस पर हीर उसका चेहरा देखने लगी क्योंकि वो जानती थी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, लेकिन वो अपने अंदर का दुख दिखाएगा नहीं, बस अपनी बहादुरी और मजबूती की आड़ में छुपा लेगा। हसन, हीर, चलो हम चलते हैं। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। उसके बोलने से पहले वो बोला, तुम मजाक कर रहे हो, मुझे किसी आराम की जरूरत नहीं है। आज रात हमें यहाँ ही उनके पास रुकना चाहिए और तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। वो उसे घूरते हुए बोली, क्योंकि जब से उसने उनके सामने हसाम का जिक्र किया था तो उनकी निगाहों ने एक बार सारे कमरे को तलाशा था, जैसे वो उसे देखना चाह रही हूँ। हमारा रुकना यहाँ अब कोई ज़रूरी नहीं है। बाबा और हाजिक काफ़ी हैं। हमें जाना है। आज की रात आराम करो। कल हम लोग वापस जा रहे हैं। हीर की तजाज करने से पहले ही वो उसका हाथ पकड़कर नीचे की जाने बढ़ गया और कुछ ही देर में वो लोग उस इमारत से बाहर थे। वेलकम टू माई रूम। हीर जो मुंह खोले बेयकीनी से कमरे को देख रही थी, हसाम के अल्फाज और वो अपने शौक से निकलकर उसकी तरफ देखने लगी क्योंकि वो कमरा किसी भी एंगल से हसाम वजदान का नहीं लग रहा था। शॉक्ड हो? वो बेड के हेडबोर्ड के किनारे पर अपने हाथ को रखकर उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा, ऑफ कोर्स, ये कहीं से भी तुम्हारा नहीं लग रहा। मतलब मैं कैसे समझाऊं, ये कमरा और तुम। वो समझ नहीं पा रही थी उसे कैसे बताए, ये कमरा और वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो बेबी, लेकिन मुझे बदलाव पसंद नहीं है, इसलिए इसमें कभी कुछ तब्दीली की नहीं। वैसे भी जब यहाँ काफ़ी टाइम बाद आता हूँ तो अपनेपन की फीलिंग महसूस होती है। आराम से सेटल हो जाता हूँ। वो उसके करीब जाकर उसकी कमर के दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए बोला, जिस पर वो सांस रोके उसे देखने लगी मगर जल्दी खुद को कंपोज कर गई। मुझे तुम्हारी वजूहत कुछ खास समझ नहीं आई, लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल हो तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। बस तुम रिलैक्स और खुश रहो। वो मुस्कुराते हुए बोली, तभी उसकी निगाह बेड पर पड़े मुख्तलिफ शॉपिंग बैग्स पर पड़ी। ये सब क्या है? वो अपने हाथ से उसके चेहरे को बेड की तरफ करके अपनी आंखों से उन बैग से जाने इशारा करते तजस्सुस से पूछने लगी। ओ ये, मैंने एक मुलाजमा को तुम्हारे कपड़े खरीदने को बोला था ताकि तुम जब तक यहाँ हो आराम से बगैर किसी मुश्किल के रह सको। वो कहने के बाद उसके बालों की लटों को अपने हाथों की उंगलियों पर लपेट कर खेलने लगा, जबकि वो मुसव्वर सी होकर उसे देखने लगी, जो इतने मुश्किल वक्त में भी उसकी फिक्र करना नहीं भूला था। ये थोड़ा सा ऊपर हुई और उसके बराबर होकर उसने अपने कपकपाते लब उसकी पेशानी पर रख दिए। तुम इतने अच्छे और इतने प्यारे क्यों हो? वो जो हैरत से उसे देख रहा था उसके सवाल पर नासमझी से उसे देखने लगा। वॉट? वो उसकी रुखसार को अपने हाथ की पुर्ज से हल्का सा सहलाता हुआ बोला, जिस पर ही नाम में सही लाकर उसके हजार से निकलकर एक शॉपिंग बैग उठाकर अटैच वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ नहीं मिस्टर हसाम। वो वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक करने से पहले अपना सर बाहर निकाल कर बोली और फिर दरवाज़ा लॉक कर गई ताकि फ्रेश होकर कपड़े बदल सके। जब वो वाइट कलर का ट्राउज़र और साथ वाइट ही शर्ट जो उसके घुटनों को छू रही थी वो पहनकर बाहर निकली तो उसकी निगाह सीधी हसाम पर पड़ी, जो बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था और उसका एक हाथ सर के पीछे जबकि एक उसके पेट पर मौजूद था। उसकी तवज्जो खींचने के लिए उससे अपना गला खंगारा। वहाँ खड़े रहकर मुझे देखने की बजाय यहाँ मेरे बराबर आकर लेट जाओ और कुछ देर सो जाओ। वो आंखें बंद किए हुए बोला तो उसके अल्फाज पर हीर के गाल दुखने लगे, जबकि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब हसाम ने किसी किस्म की हलचल नहीं महसूस की तो आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगा, जो लाल गुलाबी होती अपने हाथों को देख रही थी। कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारा शोहर ही हूँ। फिर भी उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो आईब्रो उचकाकर उसे देखने लगा। अगर तुम अगले 2 सेकंड में यहाँ मौजूद नहीं हुई तो फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से यहाँ लाऊंगा। इस बार उसने उसे सॉफ्ट वार्न किया तो वो अपने खुशबोते लबों पर जुबान फेर कर बेड के दूसरी जानिब से उसके ऊपर चढ़कर वहाँ किनारे पर लेट गई। तभी उसने अपनी कमर पर हाथ महसूस किया जो उसे पीछे की जानिब खींचकर उसका रुख अपनी जानिब करके अपनी बाहों में छुपा चुका था। कुछ लम्हों के लिए तो वो अपनी सांसों को रोककर उस हसार को महसूस करने लगी जो उसकी महफूज पनाहगाह था। हीर, मेरी जान, रिलैक्स। कुछ नहीं होगा। सो जाओ कुछ देर के लिए। वैसे भी मैं यहाँ सारी रात नहीं हूँ। तुम्हारे सोते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जब उसने हीर के वजूद को मुसलसल हल्का हल्का रलसता हुआ महसूस किया तो उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, क्यों? तुम चले जाओगे?
मैंने कब कहा तुम चले जाओ यहाँ से? वो एकदम से उसके सीने से अपना सर उठाकर परेशानी से बोली। क्योंकि मैं आज चाहकर भी नहीं सो पाऊंगा और मैं जानता हूँ ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम ऐसे ही मसलसल जागकर अपनी हेल्थ खराब करो। इससे जब तक तुम सो नहीं जाती मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वो उसको वापस से अपने हज़ार में लेकर उसके बालों पर नरमी से अपने लिप रख कर बोला। तो हीर भी बगैर कुछ कहे उसकी धड़कनों को सुनते हुए आंखें बंद कर गई, क्योंकि वो उसके पीछे की वजह खूब जानती थी और उस पर बहस का तो कोई जवाब ही नहीं बनता था। जब मेरी सुबह आंखें खुलेंगी तो क्या मैं तुम्हें अपने पास पाऊंगी प्लीज़? इल्तिजाइया बोली। मैं वो वही शख्स हूँगा जिसे तुम सबसे पहले देखोगी। वो पुरस्मात लहजे में बोला। प्रॉमिस? वो बंद आंखों से उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बोली। प्रॉमिस। चलो बिम बोला, अब सो जाओ। वो नरमी से बोला। तो उसे हल्का सा आई लव यू सुनाई दिया, जो हीर ने गहरी नींद में डूबने से पहले कहा था। वो उसके गिर्द अपना हज़ार तंग कर गया और उसके चेहरे के तमाम नकूश हिफ्स करने लगा, क्योंकि उसे उसके अल्फाज अपना वहम लगे थे। तुम अनमोल हो, कोई तुम्हें मुझसे नहीं चुरा सकता। तुम्हें मुझसे रिहाई मेरी मौत ही दे सकती है। वो उसके कान में सरगोशी नुमा कहकर उसके कान पर अपना लम्स छोड़कर आहिस्ता से बगैर उसकी नींद डिस्टर्ब किए वहाँ से उठ गया। रात के आखिरी पहर हसाम के कदम उस जगह की जाने बढ़ गए जहाँ उसके जहन का सुकून था, जिस जगह ने उसकी सोच को कुछ लम्हों के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। इसलिए अब अपनी माँ की रूम के बाहर खड़ा उन्हें देख रहा था, जो नींद में थी, जबकि उसके पापा भी पास ही कोच पर सोए हुए थे। वो जानता था उसके पापा उसकी मामा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे जब तक वो मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती। इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं था। उन्होंने उनके जागने का 8 साल इंतज़ार किया था। वो जानता था उसके पापा के लिए उसकी मामा किस कदर ज़रूरी है। साम ने भी उनके उठने का शिद्दत से इंतज़ार किया था। वह हर महीने लास्ट में उनके पास आता और बेताबी से उनकी आंखें खुलने का इंतज़ार करता, जो एक तरह से उसका ख्वाब बन चुका था। और आज उसका वो ख्वाब सच हो गया था, लेकिन उसमें इतनी जरूरत नहीं रही थी कि वो आगे बढ़कर उनका सामना कर सके। तुम खुशकिस्मत हो हसाम, तुम्हारे पास फैमिली है। जानते हो, मैंने कभी अपनी मामा को देखा तक नहीं। उनसे जुड़ी मेरे पास कोई मेमोरी नहीं, ना ही उनकी कोई चीज़। और यकीन करो, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तुम्हारे पास तो है, प्लीज़ उनके पास जाओ, उनसे बातें करो। यकीन करो, वो माँ है, सिर्फ सीने से लगाना जानती हैं। तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इस मौके का फ़ायदा उठाओ प्लीज़। अल्लाह ने तुम्हें वापस से इस खुशी से नवाजा है, तो प्लीज़ उसे यूं ही अपने डर और खौफ की वजह से ज़ाया ना करो हसाम। जब उससे हीर को बताया था कि वो आज सो नहीं पाएगा, तो हीर के कुछ देर के बाद कई ये अल्फाज अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। इससे हिम्मत करके वो दरवाज़ा खोलकर अंदर की जाने बढ़ गया कि उन्हें करीब से देखने के बाद फौरी वहाँ से चला जाएगा। वो आहिस्ते से कदम उठाता हुआ अपनी मामा के पास पड़े स्टूल पर बैठ गया, ताकि अपने पेरेंट्स की नींद में खलल न डाले। कुछ लम्हे वो ऐसे ही नम आंखों से उन्हें देखता रहा। मामा। काफ़ी दिक्कत के बाद वो ये लफ्ज़ बोल पाया। मैं जानता हूँ आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ चला आया। मैंने पिछले 8 सालों में आपको बहुत मिस किया है। आपके बगैर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। वो तकलीफ से सरगोशी नुमा आवाज़ में कहने लगा। लेकिन मैं खुश हूँ, अब आप ठीक हैं और जल्द ही डॉक्टर आपको यहाँ से डिस्चार्ज भी कर देंगे। वो कहकर कुछ पल खामोश रहा। मामा सॉरी, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं अब आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपसे बहुत दूर चला जाऊँगा, जहाँ आपको मेरा ये चेहरा कभी दिखाई ना दे, जो चेहरा आपकी इतनी तकलीफ़ों का सबब है। ये कहते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी भारी हो गई, जबकि आंखों में आंसू जमा होने लगे। लेकिन वो जल्दी ही उत्सुक संभाल गया। अपनी ये बकवास बंद करो हसाम, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मुझसे दूर जाने दूंगी? वो जो मसीद कुछ कहने वाला था, एकदम से अपनी मामा की आवाज़ सुनकर उसका वजूद थमा। और वैसे भी जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो ऐसे ही किस्मत में लिखा था। वो मसीद बोली। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मामा? मेरी वजह से परिहा इस दुनिया में नहीं है। मैंने वादा किया था उसे महफूज रखूंगा, लेकिन मैं नहीं रख पाया। वो भीगे लहजे में बोला। तुम उस वक्त बच्चे थे, तुम्हें खुद हिफाजत की जरूरत थी। इससे खुद को इल्ज़ाम देना बंद करो। उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि वो बास्टर्ड है जिससे हम लोगों पर हमला किया था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बेड पर बिठाते हुए बोली, और फिर खुद भी सीधी होकर बैठ गई। आप मुझसे इतनी नरमी से बात क्यों कर रही हैं? आप मुझे यहाँ से निकल जाने को नहीं बोलेंगी? वो सुर्ख होती आंखों से उनकी तरफ देखते हुए बोला। तुमने कभी साइंस की क्लास को ध्यान से नहीं लिया?
उनके अलग से जवाब पर वो नासमझी से उनकी तरफ देखने लगा, जबकि वो उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ गई। कोमा में मौजूद लोग दूसरों की बातों को सुन सकते हैं हसाम। तुम जब जब मुझसे मिलने आए हो मैं जानती हूँ, और वैसे तुम लातादाद बार यहाँ आए हो। तुम जब भी आते सिर्फ तकलीफ में दो चार होकर मुझसे माफ़ी मांगते। तुम्हारी आवाज़ में इतना दर्द देखकर मेरा दिल फट सा जाता। मेरी ख्वाहिश होती आंखें खोलकर तुम्हें अपने सीने से लगाऊं और बताऊं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो हसाम। मैं तुमसे क्यों नफरत करूँगी, लेकिन मेरा वजूद इजाज़त नहीं देता था। मैं चाहकर भी नहीं उठ पा रही थी। उन्होंने कहकर उसे अपने गले से लगा लिया। असाम प्लीज़, खुदा का वास्ता है, खुद को सजा देना बंद करो। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, मेरी जान, इसलिए माफ़ी मांगना बंद करो। वो रोते हुए उसके माथे को बार बार चूमते हुए बोली, क्योंकि वो उनका सबसे लाडला बेटा था। इससे जब भी वो कुछ ख्वाहिश जाहिर करता तो उसकी मामा ने कभी उसे इनकार नहीं किया था। मैंने पहले ही अपनी ज़िंदगी के 8 साल इस बिस्तर पर बगैर तुम लोगों को देखे गुजारे हैं। मैं अब तुम सबके साथ जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं हरगिज़ तुम्हें कहीं जाने की इजाज़त नहीं देती, बेशक फिर मुझे तुम्हें कमरे लॉक करके क्यों ना रखना पड़े। उन्होंने सिसकते हुए आखिर में उसे धमकाया। उनको यूँ रोते देखकर वो फुकलाया। आई एम सॉरी मामा, प्लीज़ रोए मत। वो उनसे अलग होकर जल्दी से अपने हाथ से उनके आंसू खुश करने की कोशिश करता हुआ बोला, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? चुप होने की बजाय उन्होंने उल्टा पूछा। नहीं मामा, कभी नहीं। प्लीज़ चुप हो जाए, मैं कहीं नहीं जा रहा। प्रॉमिस करो। उन्होंने अपनी हथेली उसके सामने फैलाते हुए कहा, क्योंकि उन्हें पता था उनका साहबजादा जब कोई प्रॉमिस करता है तो वो कभी नहीं तोड़ता। प्रॉमिस। वो उनका हाथ पकड़ते हुए आहिस्ते से बोला, चलो अब तुम्हारी फ्रेंड के बारे में बात करते हैं। हुरिया बेगम ने टॉपिक को बदलते हुए शरारत से पूछा। उसके बारे में क्या? वो उनसे अपनी निगाहें हटाकर कोच की जानिब देखता हुआ बोला, जहाँ वजदान साहब अब उठकर बैठकर मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। फिर वो अपनी जगह से उठकर उन दोनों के पास आए। उन्होंने शफकत से असाम के कंधे को थपथपाया और फिर हुरिया के बराबर बेड पर बैठ गए। वो बहुत खूबसूरत लड़की है और मुझे यकीन है उसका दिल भी बहुत प्यारा होगा। वो शौक लहजे में उससे आंख मारते हुए बोली, जिस पर वो आंखें घुमा कर रह गया। चलो जी, वेलकम बैक मिसेस वजदान, आ गई हैं अपने स्टाइल पर। असाम जानता था ये औरत अपनी ज़िंदगी में जो चाहती है हर सूरत हासिल कर लेती है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। उन सब ने बाकी की सारी रात जाग कर बातें करते हुए गुजारी। असाम उन्हें मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन देने लगा जो उन्होंने पिछले कुछ वक्त से मिस की थी, और ऐसे ही रात आहिस्ता आहिस्ता ढलकर सुबह सवेरे में बदलने लगी। हीर की जब आंख खुली तो वो उठकर कुछ पल रूम को देखती रही। फिर असाम को वहाँ ना पाकर उसे अफसोस हुआ, क्योंकि उससे प्रॉमिस किया था वो सबसे पहले उसे देखेगी। ऐसे मूड खराब मत करो, हो सकता है वो कहीं बिजी हो। वो उससे बड़बड़ा कर बेड से उठी और कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। शावर लेने के बाद वो बाहर आई तो तब भी असाम का नामो निशान नहीं था। थोड़ा भींच कर अपने बालों से टॉवल निकालकर हेयर ड्रायर से अपने बाल वॉश करने लगी। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। असाम ने उसे कान की जानिब झुककर सरगोशी नुमा कहा, जिस पर हीर खौफ से उछली। जब उसकी निगाह सामने खड़े चार्मिंग असाम पर पड़ी तो वो उसे घूरते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कन को मामूल बनाने लगी। मुझे हार्ट अटैक देने का इरादा था क्या? वो उसके सीने पर पंच मारते हुए बोली। नहीं जनाब, बस अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा था। कहा था ना, मैं वाहिद शख्स हूँगा जिसे तुम सबसे पहले देखोगी। बस वो ही पूरा किया है। वो उसके हाथों से हेयर ड्रायर पकड़कर उसके बाल वॉश करते हुए बोला, कसाम मैं खुद कर लूंगी। वो ब्लश करते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। तुम पता नहीं कितना वक्त लोगी, मुझे करने दो। फिर हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, जो बस कुछ ही देर में आ रहा है। वो उसके बालों को कोम करते हुए बोला, जबकि वो मुसव्वर होते हुए अपने हैंडसम शहजादे को देखने लगी। और ये लो मैडम, हो गए आपके बाल खुश्क। आखिर में वो उसे खड़ा करके उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो इजाज़त मिलने पर एक मुलाजमा नाश्ते वाली ट्रॉली लेकर अंदर दाखिल हुई। वो टेबल पर नाश्ता सेट करके चली गई। यहाँ का कुक सच में बहुत ग्रेट है, कसम से बहुत लजीज नाश्ता बना है। जब वो दोनों नाश्ता करने लगे तो हीर ने पैन केक का बाइट लेते हुए कहा, जिस पर हसाम ने आईब्रो उचकाया। मुझे लगा था तुम मेरे हाथों का बना नाश्ता पहचान जाओगी। जाहिर सी बात है, तुमने पहले भी खाया हुआ है। लेकिन नहीं। वो अफसोस से अपना नाश्ता छोड़कर उसकी तरफ देखता हुआ बोला, लेकिन ये खाना उस खाने से बहुत मुख्तलिफ है। वैसे भी मुझे ये बात ही हजम नहीं होती है कि दी ग्रेट हसाम वजदान को खाना बनाना भी आता है। वो जूस का सिप लेते हुए बोली। बस फ़र्क ये है कि तब मैंने बस वैसे ही बनाया था, और अब की बार
मैंने अपनी मोहब्बत की भी थोड़ी मिलावट की है, इसलिए जायका थोड़ा बदल गया है। वो शाइन करती निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बोला। हीर को आज उसकी निगाहों में एक अलग सा सुकून और चमक दिखी। तुम अपनी मामा से मिले हो, ठीक कह रही हो ना? वो नाश्ता छोड़कर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से बोली। तुम्हें कैसे पता चला? जवाब की बजाय हीर ने उसे उन नजरों से देखा जैसे पूछ रही हो, तुम सच में मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हो? तुम में कुछ बदलाव आए और मैं ना समझूं? ओके ओके, सॉरी बाबा। तुम तो मुझसे ज़्यादा मुझे समझने लगी हो, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो कहकर टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ करके उठा। क्या तुमने खा लिया है? हम्म, हम किधर जा रहे हैं? वो भी उठते हुए पूछने लगी। ये सरप्राइज है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए बोला। कुछ ही देर बाद वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियों के साथ हसाम के सरप्राइज की जाने बढ़ चुके थे। 20 मिनट के बाद हसाम ने गाड़ी रोकी तो हीर को वो जगह मोशी खाना लगी जहाँ वो अब गाड़ी से उतरकर डबल मेटल डोर को खटखटा रहा था, जहाँ से 50 के करीब उम्र का एक आदमी नुमादार हुआ था, जिससे हसाम इटालियन में बात करने लगा, जिसकी हीर को कुछ खास समझ नहीं आ रही थी, इससे बस खामोशी से वहीं खड़ी रही। इससे मिलिए, ये मेरी वाइफ है हीर, और हीर हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। वो उसका तारुफ करवाते हुए बोला। तो लव्स वाइफ पर हीर के दिल ने एक बीट मिस की, क्योंकि हसाम ने पहली बार किसी से उसका वाइफ के तौर पर तारुफ करवाया था। आपसे मिलकर खुशी हुई, हीर ने तहमुल से कहा, जिस पर उन्हें अस्वाद में सा हिलाया। ठीक है, हम इस जगह का ज़रा टूर कर लें, फिर बाद में आपसे मिलते हैं, और आज का लंच मेरी तरफ से। हसाम ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, आज की पार्टी मेरी तरफ से, क्योंकि तुम पहली बार अपनी वाइफ के साथ यहाँ आए हो, इसलिए लंच तो पक्का मेरी तरफ से। तुम बस जाकर एंजॉय करो, वैसे भी मैं तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा बना रहा। जिस पर हसाम के चेहरे पर बच्चों की तरह खुशी बिखरी और हामिद सा हिलाकर आगे बढ़ गया। वाह, ये सब कितने प्यारे हैं। जब हसाम उसे लेकर महसूस जगह पर पहुंच गया तो हीर ने सामने मौजूद मंजर को सराहती निगाहों से देखते हुए कहा। आओ, मैं तुम्हें अपने घोड़े मैक्स से मिलवाता हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाते हुए बोला, जहाँ मुख्तलिफ रंगों के बहुत खूबसूरत घोड़े खड़े थे। जब वो एक वाइट घोड़े के सामने पहुंचे तो हसाम नरमी से उसके बालों पर अपने हाथ फेरने लगा, जबकि हीर मिसमराइज होती उस लम्हे को महसूस करने लगी जहाँ घोड़ा चमकती आंखों से अपने मालिक की खुशी से देख रहा था। इसके सर पर हाथ रखो हीर। हसाम की आवाज़ और होश में आई। नहीं, कहीं इससे गुस्से में मुझे काट लिया तो। मूवीज में ऐसा ही होता है, अगर कोई उनके मालिक के अलावा हाथ लगाए तो ये नाराज हो जाते हैं। वो घबराते हुए मासूमियत से बोली, जिस पर हसाम का कहका हवा में गूंजा। डरो मत, मैं बोला, मैक्स बहुत स्वीट है, तुम्हें कुछ नहीं कहता। वो शोक लहजे में बोला तो उसे घूरते हुए अपना हाथ फैलाया और उसके बालों पर रखकर उन्हें छूने लगी। उसे महसूस किया उसकी टच पर घोड़े के वजूद में थोड़ी सख्ती आई है, जिसकी वजह से हीर का दिल भी तेजी से धड़कने लगा, मगर वो उसके बावजूद उसके बालों को सहलाती रही और जल्दी उसका वजूद नॉर्मल बढ़ने लगा तो वो भी पुरसुकून हो गई। हसाम ने जब उन दोनों को रिलैक्स होते हुए देखा तो वो उस सारी जगह का मुआयना करने लगा ताकि देख सके कि वहाँ कुछ बदला तो नहीं, मगर वहाँ हर चीज़ वैसी की वैसी थी, कुछ भी तब्दीली नहीं आई थी। उससे 2 सेन और 2 हेलमेट लिए और वापस सीट की जाने बढ़ गया, जो मेक्सिकान में ना जाने क्या कहने में मसरूफ़ थी। मैं देख रहा हूँ, तुम मेरे बगैर ही काफ़ी इंजॉय कर रही हो। वो उसे करीब जाकर बोला। हाँ, तो जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी क्या कर सकते हैं, मैक्स को तुमसे ज़्यादा मैं अच्छी लगने लगी हूँ तो। वो उसे तंग करते हुए बोली। वेरी फनी, नामुमकिन। मैक्स मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जब से ये छोटा सा था। ये मेरे साथ तब से है जब मैं 7 साल का था। ओ गॉड, तुम 7 साल से घड़सवारी कर रहे हो? वो हैरत से बोली, क्योंकि ये मखलूक उस छोटे से नन्हे बच्चे के लिए काफ़ी बड़ी और डरावनी वाली थी। मेरी मामा ने मुझे इसे 7वीं बर्थडे पर गिफ्ट किया था, और तब ये खुद ही छोटा था, इतना बड़ा नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बोला। ओह, ठीक, ज़रूर छोटे होते हुए भी इतना ही प्यारा होगा। मेरे पास छोटे होते का पिक्चर एल्बम पड़ा हुआ है, यहाँ से फारिग होकर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अभी हम लोग इसकी सवारी करने लगे हैं। हम दोनों एक साथ घुड़सवारी करेंगे? नहीं, तुम अलहदा अपनी घोड़ी पर सवारी करोगी। मेरी? वो उलझते हुए निगाहों से उसे देखती हुई बोली। तो वो उसे जवाब देने के बजाय उसका हाथ पकड़कर एक और क्यूबिकल में ले गया, जहाँ मैक्सी की तरह ब्यूटीफुल सी घोड़ी मौजूद थी, जो इतनी प्यारी थी कि हीर के हाथ खुद बहुत उसे छूने लगे। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है हसाम। मुझे इसे चुनने में तकरीबन 2 माह लग गए। शुक्र है तुम्हें पसंद आ गई। चलो अब तुम इसकी सवारी करो।
हसाम, इसकी खूबसूरती को सराहना एक बात है और इसकी सवारी अलग बात है। मैं आज तक किसी घोड़े या घोड़ी पर नहीं बैठी। मुझे तो यहाँ तक बैठना भी नहीं आता। वो लब चबाते हुए बोली, जिस पर हसाम की हंसी की आवाज़ हवा में गूंजी जबकि हीर ने उसे घूरते हुए उसकी पेट पर पंच मारा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो मिस्टर रॉयल। मैं ऐसा करने का ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। मैं बस देख रहा था कि तुम एक नाजुक सी घोड़े से डर रही हो। ओ गॉड। वो उसे चैलेंज करते हुए बोला, मैं इस नाजुक सी घोड़ी की सवारी करने को तैयार हूँ। और देखना, दिन के आखिर में एक रेस तुम्हारे साथ भी लगाकर तुम्हें हराऊंगी। वो एक और पंच हसाम के बाजू पर मारते हुए बोली, जो मुसलसल हंस रहा था। मेरी जान, कुछ ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाते हैं। वो हंसते हुए घोड़े पर जीन बांधकर हीर को अपना हेलमेट पहनाने लगा। आ जाओ, मैं बोला। देखते हैं कौन जीतता है। वो उसको घोड़ी पर बिठाकर बाहर लाया और जब उससे देखा कि हीर कंफर्टेबल है तो वो भी मैक्स के ऊपर सवार हो गया। हीर ने जितना सोचा था उससे डबल उसे मजा आया था। सारी घड़सवारी के दौरान उन दोनों की हंसी हवा में गूंजती रही थी। उसने नहीं सोचा था वो इस कदर एंजॉय कर सकती है। अब वो दोनों ही घड़सवारी के बाद अपने कहे के मुताबिक किचन की जानी बढ़ रहे थे, जहाँ से खाने की खुशबू आ रही थी। लंच करने के बाद वो दोनों ही हसाब के कमरे में चले गए थे, जो कि यहाँ मौजूद था। बातें करते कैसे वक्त चुटकियों में बीत रहा था उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बातें खत्म नहीं हो रही थीं। मेरी मामा ने मेरा कमरा डिज़ाइन किया था जब मैं बहुत छोटा सा था। इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे बदल सकूं। इसलिए उसे वैसे ही रहने दिया। जब हीर फोटो एल्बम देखने लगी तो हसाम ने उसकी गोद में अपना सर को रखते हुए बताया। हीर एल्बम को अपनी निगाहों के से हटाकर उसकी तरफ देखा, जो वो बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम और प्यारा था। उसे देखकर हीर के दिल को ना जाने क्या हुआ। वो थोड़ा सा नीचे झुकी और उसके चेहरे के तमाम नुकोश पर अपना लम्स छोड़ने लगी। जब वो अपने काम से फारिग हो गई तो ब्लश करते हुए बगैर उसकी तरफ देखे एल्बम को वापस से अपने चेहरे के सामने करके हसाब के छोटे होते की तस्वीरें देखने लगी, जहाँ वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसकी तवज्जो खींचने के लिए हसाम ने एक दो दफ़ा एल्बम पर दस्तक दी, जहाँ वो अपना चेहरा छुपाए हुई थी। जब कोई जवाब नहीं आया तो उससे वो एल्बम छीन ही लिया, जिस पर वो पॉट बनाकर उसे देखने लगी। प्लीज़ देखने दो। उसके कहने पर वो उसके बराबर बैठकर उसे खुद तस्वीरें दिखाने लगा। सबसे मुश्किल वक्त वो था जब वो उसे परिहा के छोटे होते की पिक्स सिखा रहा था। वो बिल्कुल अपनी मामा की तरह थी, वही आंखें और बालों का कलर। हीर, मैंने तुम्हें अपने बारे में इतना कुछ बता दिया है, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। तुम भी बताओ कुछ। 2 मज़ीद घंटे हसाम उसे अपने बचपन की स्टोरी सुनाता रहा, तो आखिर में उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा, मेरी लाइफ में तो बताने को कुछ है ही नहीं। मैंने अपनी लाइफ यतीमखाने में गुजारी है और मेरी वहाँ 2 बेस्ट फ्रेंड्स थी, बस। वो कंधे उचकाते हुए बोली, मगर हसाम ने उसके लहजे में दर्द और कड़वाहट साफ महसूस की थी। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस करती हो। वो उसे अपनी बाहों में लेते हुए पूछने लगा, बहुत ज़्यादा। वो उदासी से बोली। मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। वो उसकी पेशानी पर अपने लब रख कर वहाँ से उठ गया। मुझे शावर लेने दो, उसके बाद मैं आज तुम्हें गरूब होते सूरज के दिलकश नज़ारे से रोनमा करवाऊंगा। वो कहकर कबर्ड से अपनी शर्ट और जीन्स लेकर वॉशरूम में घुस गया, जबकि हीर भी लंबा सांस खींचकर वापस से उसकी बचपन की तस्वीरों को देखने लगी। तभी उसकी तवज्जो मोबाइल पर आते टेक्स्ट से खींची। मैंने तुम्हें इतनी बार वार्न किया, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। अब आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी, क्योंकि बदले का वक्त बहुत ज़्यादा करीब है। अनजाने नंबर से मैसेज पढ़कर हीर का चेहरा पीला सट पड़ा। चलें हीर। वो जो उड़ी रंगत के साथ मोबाइल को देख रही थी, हसाम की आवाज़ पर होश की दुनिया में आई। हाँ चलो, उसे जल्दी से कहा और साथ ही बेड से नीचे उतर गई। हीर, क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछने लगा, जो पीला सट पड़ा हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ है, और प्लीज़ चलो, मुझे डूबता हुआ सूरज देखना है। वो मुस्कुराकर उसके गीले बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली, और फिर उसका बाजू पकड़कर रूम से बाहर निकल गई, क्योंकि वो एक फजूल मैसेज की वजह से अपना आज का दिन हरगिज़ खराब नहीं करने वाली थी। वो बगैर कल की फिक्र किए अपने आज को जी भर कर जीना चाहती थी। अपने अल्फाज के मुताबिक हसाम ने उससे दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर, डूबता हुआ सूरज दिखाया था। वो उसे अपने साथ अपने ट्री हाउस में ले गया था, जो उसने जंगलात के दरमियान में बनवाया हुआ था। वो दोनों उस घर की छत पर जाकर सामने आसमान की जाने देखने लगे, जहाँ सूरज डूब रहा था। उसके डूबने की वजह से आसमान का रंग बदल रहा था, जबकि सूरज के आसपास एक अलग सी रोशनी अहाता किए हुए थे, जो इस वक्त आसमान के उतने से हिस्से को मज़ीद दिलकश बना रही थी। ठंडी हवाएं उन दोनों के वजूद से टकरा कर गुजर रही थी। हीर को वो नज़ारा बहुत मुकम्मल सा लगा।
उसी पल हसाम ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब किया, तो वो भी कुछ पल के लिए उस सूरज को भूलकर अपने बराबर खड़े वजूद को देखने लगी, जिसे अल्लाह ने बेतहाशा हुस्न से नवाजा हुआ था। वो उसकी थोड़ी पर अपने लब रखकर ब्लश करते हुए वापस से आसमान को देखने लगी, जबकि हसाम नाम सा हिलाकर उसे अपने सामने करके उसे पुश से हक करके उसने उसके कंधे पर अपना लम्स छोड़ा और वापस से आसमान को देखने लगा, जहाँ अब उसका रंग डार्क हो रहा था।